सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम डिकोड करने वाले हैं बिहार के भूगोल की उस गुत्थी को, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक विरोधाभास है। एक तरफ अथाह पानी तो दूसरी तरफ दरकती सूखी धरती। आइए इस दो बिहार की कहानी को गहराई से समझते हैं। सिविल सेवा यानी बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के लिए राज्य के भौतिक विभाजन और नदी प्रणालियों को समझना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। आपदा प्रबंधन हो या राज्य का आर्थिक भूगोल, सब कुछ इसी नींव पर टिका है। तो आज की हमारी इस चर्चा की दिशा क्या होगी? हम शुरुआत करेंगे बिहार की भौगोलिक संरचना से, फिर समझेंगे गंगा और इसके अपवाह तंत्र को। उसके बाद उत्तर बनाम दक्षिण की नदियों की तुलना करेंगे, बाढ़ और सूखे के विरोधाभास को डिकोड करेंगे और अंत में इसके समाधान और चुनौतियों पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार की भौगोलिक संरचना की, एक ऐसा कैनवस जिसने इस पूरे राज्य की पहचान तय की है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर के साथ ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 173 फीट यानी 50 से 150 मीटर के आसपास है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक क्लाइमेटिक ट्रांजिशन जोन में बसा है। पूरब में नमीवाना पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम में यूपी के सूखे मैदान। अगर हम इसे भौतिक रूप से बांटें तो मुख्य रूप से 3 हिस्से सामने आते हैं। उत्तर पश्चिम में ऊंचे हिमालय की तलहटी यानी शिवालिक रेंज, दक्षिण में प्राचीन और कठोर चट्टानों वाले पठारी क्षेत्र जैसे कैमूर और छोटा नागपुर के किनारे। और मजे की बात देखिए, इन दोनों के ठीक बीचों बीच सैंडविच की तरह फैला है विशाल गंगा का मैदान, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 95% हिस्सा कवर करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस भूगोल की रीढ़ की हड्डी की, गंगा और यहाँ का अपवाह तंत्र। पूरे 445 किलोमीटर। जी हाँ, गंगा नदी ठीक बीचों बीच से होकर बिहार को पार करती है और ऐसा करते हुए ये 90,650 वर्ग किलोमीटर के इस विशाल मैदानी इलाके को 2 बिल्कुल अलग और असमान हिस्सों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। परीक्षा के नजरिए से यहाँ 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, चौर और टाल। जब उत्तर में नदियां अपना रास्ता बदलती हैं तो पीछे जो गोखुर झीलें यानी ऑक्सबो लेक्स छूट जाती हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में चौर कहते हैं। वहीं दक्षिण में जब जल निकासी रुक जाती है तो पानी जमा होने से जो निचले बेसिन बनते हैं, उन्हें टाल कहा जाता है। ये दोनों ही कृषि को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो चलिए अब उस सबसे अहम बिंदु पर आते हैं जो बिहार के भूगोल को इतना जटिल बनाता है, उत्तर बनाम दक्षिण की नदियां। यही वो जगह है जहां दो बिहार की कहानी असल में आकार लेती है। उत्तर की नदियां हिमालय से निकलती हैं, बर्फ पिघलने से इनमें साल भर पानी रहता है, लेकिन ये अपने साथ बहुत अधिक गाद या सिल्ट लाती हैं, जिससे इनका रास्ता बदलता रहता है। इसके ठीक उलट दक्षिण की नदियां पठारों से निकलती हैं, ये पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं और मौसमी हैं। उत्तर की प्रमुख नदियों में कोसी, गंडक, घाघरा, बागमती और महानंदा शामिल हैं। कोसी का जल ग्रहण क्षेत्र 74,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये नदी तेज ढलानों से इतना पानी और सिल्ट लाती है कि ये अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। सदाबहार होने के बावजूद इसका यही अस्थिर स्वभाव इसे बेहद खतरनाक बना देता है। वहीं जब हम दक्षिण की ओर देखते हैं तो सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु और क्यूल जैसी नदियां मिलती हैं। अब सोन नदी को ही लें, इसका कैचमेंट एरिया 70,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन ये नदियां गर्मियों में सूखने लगती हैं। जब ये गंगा के ऊंचे दक्षिणी किनारों के पास पहुंचती हैं तो इनके पानी की निकासी रुक जाती है और इसी से टाल क्षेत्रों का निर्माण होता है। अब हम उस सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जो राज्य की सबसे बड़ी और ज्वलंत चुनौती है, बाढ़ और सूखे का अजीबोगरीब विरोधाभास। जरा सोचिए, जिस राज्य के पास 3,82,000 हेक्टेयर से ज्यादा का जल क्षेत्र हो, वो एक ही समय में विनाशकारी बाढ़ और भयंकर सूखे का शिकार कैसे हो सकता है? यही तो असली पहेली है। एक तरफ उत्तर की नदियां पूरे इलाके को डुबो देती हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण में धीरे धीरे सूखे की एक खामोश आपदा पनपती रहती है। इस विरोधाभास के पीछे एक बड़ा कारण है, 108 सेंटीमीटर। ये राज्य की औसत वार्षिक वर्षा का आंकड़ा है, लेकिन कैच ये है कि इसका 85% हिस्सा सिर्फ मॉनसून के कुछ महीनों में ही गिर जाता है। मतलब अगर बारिश में जरा सी भी कमी हुई तो खासकर दक्षिण बिहार में स्थिति तुरंत गंभीर सूखे में बदल जाती है।
ये स्थिति और भी डरावनी तब लगती है जब हम आजीविका पर इसका असर देखते हैं। राज्य की 80% आबादी सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। सोच कर देखिए, जब सूखा या बाढ़ फसलों को तबाह करते हैं तो ये सिर्फ कोई मौसम की मार नहीं होती, बल्कि सीधे सीधे लाखों लोगों के रोजगार और अस्तित्व पर हमला होता है। आखिर ये सूखा इतना जानलेवा क्यों बन जाता है? कारण बिल्कुल साफ है। आज भी राज्य की 50% से कम कृषि भूमि सिंचित है। हम सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, करीब 63%, जिससे भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, राज्य का वन क्षेत्र केवल 7.76% रह गया है। बुनियादी ढांचे की इस कमी ने सूखे को एक ऐसा स्थायी आर्थिक संकट बना दिया है जिसके कारण लोगों को पलायन करना पड़ता है। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उन चुनौतियों और सबसे जरूरी समाधानों की। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ बेहद ठोस भौगोलिक रणनीतियां मौजूद हैं। सबसे पहली और अहम है नदियों को आपस में जोड़ना, जैसे प्रस्तावित कोसी मेची लिंक जो बाढ़ के अतिरिक्त पानी को सही दिशा में मोड़ सकता है। दूसरा है लिफ्ट इरिगेशन, जिसके जरिए गंगा बेसिन के पानी को ऊंचाई वाले सूखे दक्षिणी इलाकों तक पहुंचाया जाए। और तीसरा चेक डैम बनाना, ताकि मौसमी नदियों के पानी को रोककर भूजल को वापस रिचार्ज किया जा सके। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। क्या बिहार का भूगोल सच में एक ऐसी अटल नियति है जिसे बदला नहीं जा सकता? या फिर बेहतर इंजीनियरिंग और रणनीतिक प्रबंधन के जरिए इस अपार प्राकृतिक जल संपदा को राज्य की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत में बदला जा सकता है? इस गहरे सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।